रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि रियल एस्टेट में क्या चल रहा है, रियल एस्टेट में कैसे निवेश कर सकते हैं, क्या रियल एस्टेट में निवेश सुरक्षित है, रियल एस्टेट के लिए क्या जरूरी है। आज रियल एस्टेट से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे। संजय ककरालिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे जो फिल्बी रियल एस्टेट के निदेशक हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। हाँ, नमस्कार जी। और मैं जी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने रियल एस्टेट पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। चलिए, तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपसे लेने की कोशिश करूंगी। हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले संजय जी, रियल एस्टेट को लेकर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी रियल एस्टेट होता क्या है, क्योंकि हमारे साथ जो आम दर्शक हैं उनके मन में कई सारे सवाल रहते हैं, तो उन्हें जरा बारीकी से बताएं। देखिए, जहाँ तक बात आती है रियल एस्टेट एक वास्ट पूरा इंडस्ट्री है। अगर आप बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव, नोएडा नए उभरते हुए ग्लोबल सिटीज़ हैं। और रियल एस्टेट जिस तरीके से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है, कंटिन्यू लाइफस्टाइल अपग्रेड लोगों की हो रही है, कंटिन्यू सैलरी पैकेजेस अच्छे आ रहे हैं, लोगों के लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा देश बढ़ रहा है, तो उसमें रियल एस्टेट का बड़ा अहम रोल आ जाता है। अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से नए नए शहर डेवलप हो रहे हैं विद न्यू अम्यूनिटीज, न्यू प्रोजेक्ट्स, तो वहाँ पर रियल एस्टेट एक वास्ट एंगल निकल के आया है। और आज मैं कह सकता हूँ कि देश की एक लीडिंग इंडस्ट्री के रूप में रियल एस्टेट उभर के आया है। रियल एस्टेट के अलग अलग पहलू हैं। रियल एस्टेट में कमर्शियल, रेजिडेंशियल, हर एंगल के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट पर लोग अपना इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। देखिए, रियल एस्टेट के बारे में हमें जानना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेसिक रियल एस्टेट क्या है। बेसिक रियल एस्टेट मेरे घर की नीड है, जहाँ से रियल एस्टेट सही मायने में स्टार्ट होता है। और जहाँ एक घर की बात आती है तो वहाँ आपको रियल एस्टेट में ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि एक घर पर पूरी जमा पूंजी किसी व्यक्ति की इन्वेस्ट हो जाती है, क्योंकि पूरी कमाई, पूरे ज़िंदगी भर में आदमी एक अच्छा घर ज़रूर लेना चाहता है, और जब इतनी बड़ी ज़िंदगी भर की कमाई वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है तो वहाँ एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए। बीच में समय समय पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में लॉन्च होते हैं। कई बार पिछले कुछ सालों में, खासतौर पर 2017 से पहले जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए उसमें कुछ खामियां रहीं, जिसकी वजह से रियल एस्टेट नो डाउट कुछ टाइम के लिए, शायद मैं शब्द यूज़ करूं कि थोड़ा सा बदनाम भी रहा। पर आज जिस तरीके से रेरा गठन होने के बाद रियल एस्टेट ने एक नई करवट ली है, उसके बाद आज हर रियल एस्टेट में इन्वेस्टर सेफ एंड साउंड है। जहाँ तक बात है घर की, तो रियल एस्टेट में इतने सारे ऑप्शंस आज आ गए हैं कि लेकर 18 लाख रुपए से लेकर 18 करोड़ तक के घर मार्केट में मिलते हैं। उन्हीं के सेल परचेज से रिलेटेड जो भी काम है वो सारे का सारा रियल एस्टेट के अंतर्गत आता है। रियल एस्टेट में रेरा बनने के बाद एक नई उमंग देखने को मिली, और जो दायरा रियल एस्टेट का बढ़ा इन्वेस्टमेंट का, अब ये इंटरनेशनल लेवल पर पूरे भारतवर्ष में प्रॉपर एक इंडस्ट्री की तरह काम कर रहा है। नाउ इट इज़ ए ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह भरपूर काम कर रहा है, और जो भी निवेशक रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं वो बेहतरीन रिटर्न्स, किसी भी इंडस्ट्री से बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर ले रहे हैं। बिल्कुल संजय जी, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया कि आखिर रियल एस्टेट होता क्या है, क्योंकि हर कोई इस बारे में जानना चाहता है। आपकी जर्नी की अगर बात करें तो वो किस तरह से रही, क्योंकि लोगों को इंस्पिरेशन चाहिए होती है, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें कैसे शुरुआत की जाए। देखिए, रियल एस्टेट में जब हमने एंट्री की तो उस टाइम ना रियल एस्टेट एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह चल रहा था। ये बात है करीब 2002 और 2003 की। जब हमने रियल एस्टेट में प्रवेश किया तो उस टाइम पर शायद एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट की जो इमेज थी वो कुछ इस टाइप से थे कि अनप्रोफेशनल, शायद कम पढ़ा लिखा, शायद कोई बड़ी सी गाड़ी और सिर्फ दिखावे वाला सिस्टम, इस टाइप से रियल एस्टेट एजेंट की एक पहचान जनरली मार्केट में होती थी। 2003 में जब हम लोग रियल एस्टेट में आए तो हमने रियल एस्टेट में इस छवि को सुधारने के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। हमने बीइंग रियल एस्टेट कंसल्टेंट कैसे हमारे साथी डेवलप हों उस पर काफ़ी मुहिम की, बीच में सेमिनार्स भी किए कि रियल एस्टेट में जब एक कस्टमर जब एक कंसल्टेंट के पास
आता है तो उसको क्या उम्मीदें होती हैं? देखिए, उसको चाहिए एक ट्रांसपेरेंट डील, उसका पैसा सेफ हो, वो सही प्रोजेक्ट पर अपना पैसा इन्वेस्ट करे, और वो किसकी फेस वैल्यू पर करता है? वो रियल स्टेट एजेंट, जिसको आज हम कंसल्टेंट कहते हैं, उसकी फेस वैल्यू पे करता है। और यही 8-10 साल की जर्नी रही कि गुड़गांव में बेसिकली हमारा सारा बेस रहा, और गुड़गांव में आज आपको रियल स्टेट जो कंसल्टेंट हैं, मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये प्राउड मोमेंट होगा हमारे लिए कि आज अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, रिटायर्ड ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इवन अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, मल्टीनेशनल में काम करने वाले लोग आज प्रॉपर्टी जो ट्रेड है उसके अंदर है, और बीइंग कंसल्टेंट वो लोग काम कर रहे हैं। तो इस जर्नी में हमने काफ़ी उतार चढ़ाव मार्केट में देखा। देखिए, इस उतार चढ़ाव में मैंने आपको बताया, जहाँ तक बात है ट्रस्ट और छवि की, उसको इम्प्रूवमेंट करने की फिल्बी रियल एस्टेट ने काफ़ी कोशिश की, और अपने कस्टमर्स को एक साफ सुथरी डील देने की हमेशा कोशिश की है। और इसमें फिल्बी रियल एस्टेट गुड़गांव में काफ़ी हद तक, मैं कह सकता हूँ 99% हम अपने कस्टमर्स की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। क्योंकि जब भी हमारे साथ कोई इन्वेस्टर जुड़ता है, हमारी कोशिश ये होती है कि उनका पैसा पहले सेफ हो, फिर उनकी इन्वेस्टमेंट साउंड हो, ताकि वो बेहतरीन रिटर्न लेके जाएं, उनका पैसा इधर उधर किसी भी हालत में ना डूब पाए। तो इन चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखते हैं। और रियल एस्टेट की मैं पहले भी बता चुका हूँ, रेरा आने के बाद जो एक छवि निकल के आई है, आज पूरा इंडस्ट्री, पूरी इन्वेस्टर लॉबी रियल एस्टेट कंसल्टेंट पर पूरा भरोसा करती है। उसी चेन में हम भी आगे बढ़े, और 2005 से हमारी ग्राउंड पर प्रॉपर जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमने गुड़गांव को छोटे से बड़ा होता देखा है। हमने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर किए, हमने अच्छे अच्छे बिल्डर्स के साथ काम किए। आप कह सकते हो कि हमने बिल्डर्स को बनते हुए भी देखा, और सच्चाई ये है कि हमने बिल्डर्स को किसी हद तक, कुछ बिल्डर्स को डूबते हुए भी देखा। उसके कारणों पर हमने स्टडी की है, उसको हम अपने इन्वेस्टर से हमेशा शेयर करते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टडी करते हैं कि गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरफ बढ़ रहा है, वो किस तरफ जा रहा है, क्या नई चीज़ें आ रही हैं, इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं हमेशा। और उसी जर्नी का पार्ट है कि जब भी हम एक इन्वेस्टर को अपने साथ जोड़ते हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि शहर किस तरफ जा रहा है। जैसे मैं गुड़गांव का एग्जांपल दूं, गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे 9,500 करोड़ की लागत से बना, उस पर हमने स्टडी की, हमने उसके साथ काम किया, अपने इन्वेस्टर्स को बताया, अपने क्लाइंट्स को बताया। और आज मेरे को ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे जिन लोगों ने 10 साल में इन्वेस्टमेंट की है, आज उनकी इन्वेस्टमेंट 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना तक हो गई है, चाहे उन्होंने प्लॉट खरीदे, चाहे उन्होंने ग्रुप हाउसिंग खरीदे। इसी तरीके से एसपीआर के साथ साथ हमने स्टडी की कि एसपीआर विल बी कमिंग द नेक्स्ट बैकबोन ऑफ गुड़गांव। उसके साथ हमने स्टडी की, अपने इन्वेस्टर्स को वहाँ लेके आए, वहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट्स हमने डाली, वहाँ भी बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिले हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत सरकार ने एक और नया एक्सप्रेसवे गुड़गांव को दिया, उस पर हमने अब स्टडी स्टार्ट कर दी थी। और उसमें सोना एक बेहतरीन ऑप्शन लोगों को उभर के आया, और सोना में बेहतरीन रिटर्न्स लोगों ने कमाए हैं। तो बेसिकली बात यह है कि हमारी कोशिश होती है कि एक साइंटिफिक स्टडी की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए, कनेक्टिविटी कैसे हैं, क्या होने वाला है, क्या शहर में बेहतर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों की इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। और इसी जर्नी में हम आगे बढ़ते हुए आज गुड़गांव में एक एस्टेब्लिश रियल एस्टेट कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और संजय जी, अगर किसी को करियर इसमें बनाना है, तो ये इसे करियर के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं? और क्योंकि करियर बनाना यानी पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए ये रास्ता कितना सही है? देखिए, रियल एस्टेट जिस तरीके से ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री की तरह उभर के आया है, तो यहाँ कैरियर के तौर पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एक तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट की तरह अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, आप एक छोटे बिल्डर की तरह या बड़े बिल्डर की तरह अपने आप को डेवलप करते हैं। छोटे बिल्डर से मेरा मतलब है प्लॉट पर स्टिल +4 टाइप बनते हैं, वो आप बना के सेल कर सकते हैं। आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर भी होम लोन से रिलेटेड आज रियल एस्टेट का एक पार्ट है, क्योंकि जो भी कस्टमर मार्केट में आते हैं उनको बैंक लोन का बैकअप चाहिए होता है। कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जब भी कनेक्टिविटी बढ़ती है तो वहाँ रोजगार के इतने बेहतर ऑप्शंस आ जाते हैं। उसमें कमर्शियल रियल एस्टेट भी हो सकता है आपका, क्योंकि जब इतने बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं तो मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ पर आ रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों में आप
जितने भी ऑफिसेज देखते हैं वो कमर्शियल जोन कहलाता है, उसमें अपना एक कैरियर चुन सकते हैं। आप रिटेल में अपना कैरियर चुन सकते हैं, इट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ रियल स्टेट। रिटेल शॉपिंग हो गई, वहाँ रिटेल में चेन सिस्टम हो गया, तो ये सारा कवरअप एक रियल स्टेट का मिलता है। तो मैं तो यंग जनरेशन से कहूँगा ये उभरता हुआ भारत है, इसमें रियल स्टेट में वाइड एंगल है, आप कैरियर की तरह इसको चुन सकते हैं और इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही है संजय जी। अगर देश की बात करें, डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे, जैसे कि हर स्टेट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहा है, और हमारे देश को डेवलप करने में रियल स्टेट कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? देखिए, रियल स्टेट एज ऑन डेट मैं तो कहूँगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा पहलू, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, देश को बनाने की, तो दूसरी तरफ रियल स्टेट उसका दूसरा पहलू है, क्योंकि बिना रियल स्टेट के आप नए और मॉडर्न भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए होता क्या है, जब आप बाहर जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं, सुंदर सुंदर फ्लैट हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स वहाँ बने हुए हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो ये सब कहाँ से आता है? ये अच्छे रियल स्टेट से आता है। और अच्छा रियल स्टेट आपको न्यू प्रोडक्ट, एक टेक्नोलॉजिक प्रोडक्ट बनाना सिखाता है। और उसी कड़ी में आज गुड़गांव, नोएडा, एनसीआर में आपको एक से एक लग्जरी प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं। जब तक अच्छे प्रोजेक्ट नहीं आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है किसी देश में, ऐसा हम नहीं मान सकते। तो बेहतरीन प्रोजेक्टों का आना, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना, बेहतरीन कनेक्टिविटी का डेवलप होना, ये सब रियल स्टेट का ही पार्ट है। और अब जिस तरीके से गवर्नमेंट को ज़रूरत है एक नई सूरत भारत को दिखाने के लिए, उसके लिए ये काम दिल्ली के साथ लगता गुड़गांव से मैं कहता हूँ विशेष तौर पर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर अभी 1100 एकड़ में ग्लोबल सिटी पूरी डेवलप हो रही है। और उस ग्लोबल की सिटी की खासियत ये है कि अगर आप दुबई में जाकर बिजनेस बे देखते हैं वो 250 एकड़ में है, या 1100 एकड़ में आपको बिजनेस बे का सिर्फ 4 टाइम एक ग्लोबल सिटी डेवलप होने को मिल रही है। आप सिंगापुर में जाके अगर मरीना बे की 500 एकड़ की डेवलपमेंट देखेंगे तो यहाँ की 1100 एकड़ की डेवलपमेंट उससे फार बेटर दिखाई देगी। अगर आप जाके न्यूयॉर्क में सिलिकॉन से बात करेंगे तो ग्लोबल सिटी उससे भी एडवांस नई टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हो रहा है। तो वहाँ इंटरनेशनल लेवल के सभी बिल्डर्स को अभी हरियाणा सरकार इनवाइट कर रही है। उम्मीद है कमिंग 27 मार्च से उसकी ऑक्शंस और उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा और आपको वर्ल्ड वाइड बेहतरीन बिल्डर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बेहतरीन बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी। और ये सब मुमकिन तभी है जब रियल एस्टेट की साफ छवि होगी। नए भारत को अगर हमने देखना है, मॉडर्न अगर हमने इसको बनाना है अपने देश को, तो रियल एस्टेट का एक महत्वपूर्ण योगदान हमेशा है और रहेगा। आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी घूम जाएं, सभी शहर, देखिए कई बार मुद्दा आता है पुराने शहर हमारे यहाँ, ये सभी दुनिया के शहर ऐसे ही बसे हैं जैसे आज गुड़गांव बस रहा है ग्लोबल सिटी की तरह, जैसे नोएडा बस रहा है, वहाँ भी यही दिखते थी छोटी गलियाँ, छोटे शहर, वो भी ऐसे ही पुराने से नए की तरफ आए। और नए की तरफ जब आए, मेगा स्ट्रक्चर्स के साथ उन्होंने बात किया, नई सोच के साथ जब ये बात हुई तो नया कोई भी देश बना। उसी तर्ज पर आज नए भारत की परिकल्पना जो हम कर रहे हैं उसका बेस रियल एस्टेट से ही स्टार्ट होता है। और संजय जी देखिए, इस वक्त आपको पूरा देश सुन रहा है, युवा सुन रहे हैं, यूथ सुन रहा है, उनके लिए स्टार्टअप के लिए अगर बात करें तो स्टार्टअप को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे यूथ को? देखिए, स्टार्टअप वाला जो एंगल है ये शायद मैं आपका थोड़ा समय इसमें और ज़्यादा भी लूँ, क्योंकि ये कहानी स्टार्ट होती है किसी भी एक आम इंसान से। स्टार्टअप एक आम इंसान का पहला स्टेप है, एक साधारण से आदमी का वो पहला स्टेप है जहाँ से वो अपने करियर की शुरुआत करता है। उस शुरुआत में जब तक आप अपनी इमेज को ट्रस्टवर्दी नहीं बनाएंगे, अपने काम के प्रति आप डेडिकेटेड नहीं होंगे, तब तक आप कामयाबी की नई ऊंचाइयां नहीं पा सकते। स्टार्टअप स्टार्ट होता है मेरे गांव से, स्टार्टअप स्टार्ट होता है मेरे हर छोटे कस्बे से, स्टार्टअप स्टार्ट होता है मेरे हर बड़े शहर से। तो वहाँ पर जो बच्चा आज 20-22 साल की एज में अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, उसको ये ध्यान रखना है कि वो एक देश के लिए काम कर रहा है, वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहा। उसको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और वो प्रोफाइल ऐसी क्रिएट करनी है कि जब एक नया स्टार्टअप मार्केट में जाए
तो आप भारत का फेस बन के दिखाई दे। और इसमें कमी क्या रह जाती है? कमी ये रह जाती है कि जब हम स्टार्टअप करना चाहते हैं तो शॉर्टकट अपना लेते हैं। जब शॉर्टकट आप अपनाते हैं तो गलत कामों में आप इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। तो और गलत काम में अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो आपका कैरियर तबाह हो जाएगा। तो मेरी सलाह ये है कि एक तो नए स्टार्टअप्स में, और ख़ास तौर पर नए बच्चों के लिए, चाहे वो लड़कियां हैं, चाहे मेरे देश की, चाहे वो लड़के हैं, एक तो नशे से आपको विशेष तौर पर बहुत दूर रहना है। क्योंकि स्टार्टअप जब आप करते हैं और जब वो एक होड़ मस्ती है कि मैं भी एक सोसाइटी में बैठ के एक पैक ले लूँगा, मैं भी एक सिगरेट का धुआं उड़ाते साइड में सड़क पर खड़ा हूँगा, तो ये जो इमेज है ये स्टार्टअप से आपको रिमूव करनी पड़ेगी। क्योंकि ये आप एक भीड़ का पार्ट बनते जा रहे हैं। अगर ये भीड़ का पार्ट बनेंगे तो आप उस फ्लो में चले जाएंगे, आपको यही नहीं पता लगेगा कि आप कब नशे के एक जहन में उतर गए और आप अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं। इसी तरीके से आप बाकी सब चीज़ों का नशा है उनसे आपको दूर रहना है। देखिए, अगर नशा अगर आपको करना है, ये विशेष मैं सलाह देना चाहूँगा अपने सभी स्टार्टअप को, तो रादर देन कि आप शराब, सिगरेट और ये तंबाकू, गुटखा इस टाइप के नशे में जाएं, तो बेहतर ये है कि आप अपने अंदर जो नशा है, जो आपके अंदर अपना पैशन है, उस पर काम करें। नशा होना चाहिए आपको अपना, नशा होना चाहिए आपको अपने नए स्टार्टअप का, नशा होना चाहिए आपको अपने समाज का, नशा होना चाहिए कि आप उस माँ बाप की संतान हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी। नशा उस चीज़ का आपको होना चाहिए ताकि एक बेहतरीन आप नागरिक निकल के आए, बेहतरीन स्टार्टअप करके आए। साथ ही साथ मैंने बात की डेडिकेशन की। आप जब भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसमें अपना इंटरेस्ट, अपनी नॉलेज ये बढ़ानी पड़ेंगी। क्योंकि जब तक आप अपनी जानकारियां नहीं बढ़ाएंगे आप अच्छा स्टार्टअप नहीं स्टार्ट कर सकते। तो आपको नॉलेजेबल भी बनना है। आप दुनिया भर घूमिए, आप जाके देखिए, नए नए रिसर्च को आपने अडॉप्ट करना है, नई नई टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट करना है, तभी एक बेहतरीन स्टार्टअप आप कर सकते हैं। कंपिटिटिव कैसे बनना है, कैसे आपको मार्केट फेस करनी है, कैसे आपको अपना एक फेस वैल्यू क्रिएट करनी है। और उसके लिए आपको चाहिए कि जब भी आप मार्केट में जाएं तो आपका फेस, आपकी फेस वैल्यू मार्केट में बोलनी चाहिए। और वो बोलेगी कब? जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप अंदर से मजबूत होंगे। और अंदर से मजबूत के लिए आपको अपना दिमाग शांत रखना है, आपको प्लानिंग्स करनी है। रादर देन हम देखते हैं, एक छोटे छोटे वाक्य मैं आपको बता दूं, हम देखते हैं रोडों पे कितने इंसिडेंट होते हैं, किसी की स्कूटर, किसी की गाड़ी हल्की सी टच होगी, मरने को लोग तैयार हो जाते हैं। तो ये जो गुस्से पर कंट्रोल करना है ये आपको सीखना है। जब तक ये चीज़ें आप नहीं सीखेंगे आप बेहतरीन स्टार्टअप और ऊंचाइयों वाला स्टार्टअप मेरे को लगता है नहीं आप छू सकते। तो मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, आपको नशे से दूर रखना है, आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपने माइंड को कंट्रोल रखना है। तभी आप एक बेहतरीन स्टार्टअप एक देश को दे सकते हो, अपना मुकाम अपना हासिल कर सकते हो। बिल्कुल संजय जी, बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं। और खासकर जैसे हम रियल एस्टेट को लेकर बात कर रहे थे, सरकार कई बार देखते हैं हम कि कई कड़े फैसले ले लेती है रियल एस्टेट को लेकर। अभी हमने हरियाणा को लेकर जिस तरह से देखा कि कंस्ट्रक्शन को लेकर जो 4th फ्लोर बैंक की यहाँ पर बात कही गई है हरियाणा में, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 4th फ्लोर वाला जो मैटर आया, इसमें हुआ क्या, ये आग चलती है कहीं ना कहीं। मैं आपको इसके थोड़ा सा ब्रीफिंग देता हूँ। पंचकुला एक हमारा शहर है जो चंडीगढ़ के साथ लगता हुआ है। तो पंचकुला में चंडीगढ़ की तर्ज पर बहुत सारे पुराने टाइम से अच्छी अच्छी कोठियाँ बनी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ के रेजिडेंट ऑब्जेक्ट करते हैं कि जिस टिल्ट +4 अगर बनती है तो मेरा बना हुआ मकान वो छोटा लगने लगता है, वो हवा पानी रुकती है। तो इस पर एक कॉल ली जाती है हरियाणा सरकार की। पिछले विधानसभा में ये मुद्दा उठता है, अपोजिशन मुद्दा उठाता है। और वो मुद्दा उठा के जब ये सामने आती है चीज़ें, और सरकार के भी 1-2 MLAs उसको समर्थन करते हैं कि हाँ जी पंचकुला में ये सब हो रहा है, तो CM साहब ने 4th फ्लोर पर टाइम बिंग, ये बैन नहीं है, कुछ समय के लिए रोक लगाई है। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले ही अभी उस पर एक कमेटी बनी है जो ये सही मायने में निर्णय लेगी कि
किस शहर में स्टिल्ट +4 बनना चाहिए, किस में नहीं बनना चाहिए। तो जो शुरुआत पंचकुला से हुई है, ये 4 फ्लोर जो हैं ये पूरे हरियाणा भर में बंद हो जाएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, स्टिल्ट +4 एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि जब स्टिल्ट +4 बनती हैं तो गाड़ियों को प्रॉपर पार्किंग मिलती है, आप गली में रैंपिंग नहीं निकालते हैं, अकोमोडेशन आपकी वर्टिकल बढ़ रही होती है रादर देन हॉरिजॉन्टल, तो आप शहर को ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहे होते हैं। तो पहले तो ये बात है कि क्या गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे मेट्रो सिटीज़ पर इसका इम्पैक्ट आएगा। मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहर में स्टिल्ट +4 चलता रहेगा। कमेटी बन गई है, बहुत जल्दी उम्मीद है कमेटी इन चीज़ों पर सर्वे करेगी कि किस शहर में होना चाहिए, किस में नहीं होना चाहिए। हाँ, पंचकुला में देखिए कोठियाँ बनी हुई हैं, तो वहाँ एक अलग एंगल हो सकता है, क्योंकि पुराने सेक्टर्स बसे हुए हैं, वहाँ लोगों को दिक्कतें में भी हो सकती हैं। पर पंचकुला वासियों को भी ये समझना पड़ेगा, जब शहर मॉडर्न हो रहा है, और वहाँ 2 मुद्दे उन्होंने उठाए कि जी साहब जो पुरानी कोठियाँ हैं, मैं उस पर भी एक टेक्निकलिटीज़ बीच में डाल देता हूँ ताकि ये काम की बात है सभी दर्शकों के लिए और सभी हरियाणा वासियों के लिए, कि जो पुरानी कोठियाँ थी वहाँ पहले कॉमन वॉल का एक पैटर्न चलता था। जब पुरानी कोठी के साथ नए वाली जब फ्लोर बनने स्टार्ट होते हैं, या मैं कहता हूँ नई कोठी पे बननी स्टार्ट होती है, तो जो कॉमन वॉल कॉन्सेप्ट है वो 9 इंच की एक दीवार है, जिसमें से 4 इंच वो अपना हिस्सा, साइड में जो मकान बनने वाला है, वो आदमी जब वो अपनी 4 इंच की दीवार हटाता है तो उससे क्रैक्स आ जाते हैं। और मुद्दा विधानसभा में ये उठाया जाता है कि स्टिल्ट +4 बनने के कारण दरार आती है। तो ये वाला जो मुद्दा है, मेरे को लगता है ये आधारहीन मुद्दा है। वो जो क्रैक आए, वो क्रैक हमारे आ रहे हैं ड्यू टू, क्योंकि वो कॉमन वॉल थी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात की गई। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रॉम लाइन, अगर आप कहीं भी देखेंगे तो एक वाइड उनका एक एंगल होता है, एक दायरा है, एक टेक्निकलिटीज हैं कि हमेशा जब भी स्ट्रॉम लाइन और स्ट्रीट लाइट सीवरेज लाइन डाली जाती है, वो अपनी कैपेसिटी से डबल हमेशा डाली जाती हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि उनकी रुकावट में कहीं दिक्कत है। मेरे को लगता है टेक्निकली है, एनक्रोचमेंट हो गई है सभी सेक्टरों में। जो हमारी स्ट्रॉम लाइंस हैं वो सारी दोनों साइड से दबा ली गई हैं। तो जो मुद्दा ये विधानसभा में उठता है इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, तो वो मुद्दा शायद एनक्रोचमेंट का है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल्ट +4 के लिए सफिशिएंट है, और फिर भी अगर कहीं कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की तो गवर्नमेंट उसको इंप्रूव करे, तो कमेटी डिसाइड करेगी कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, लगातार सरकार यही कर रही है, काम कर रही है और इंप्रूव इसे कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आप हमारे इस खास प्रोग्राम में आए, आपने कीमती समय हमें दिया, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे जरिए, आपके जरिए मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।